नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। पानी पर हक की लड़ाई ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब कोई लड़ाई दशकों तक चले तो मामला गंभीर हो जाता है। हम बात कर रहे हैं पेन्यार नदी जल विवाद की, जिसमें अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा और कह सकते एक निर्णायक मोड़ ला दिया है। तो चलिए आज इसी को समझते हैं कि ये पूरा मामला क्या है और इस नए फैसले का असली मतलब क्या है। तो इस पूरे मामले को अच्छी तरह से समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला आखिर है क्या। फिर हम थोड़ा पीछे चलेंगे और देखेंगे कि इस विवाद की जड़ कहाँ है। तमिलनाडु की दलीलें क्या थीं ये भी समझना जरूरी है। और हाँ, इंसाफ की ये लड़ाई कितनी लंबी चली इस पर भी एक नजर डालेंगे। और सबसे आखिर में सबसे जरूरी सवाल कि अब आगे क्या होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस फैसले की जिसने इस पूरे विवाद में एक नई जान डाल दी है। सिर्फ 1 महीना, जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सिर्फ और सिर्फ 1 महीने का वक्त दिया है। और ये जो डेडलाइन है ना, ये साफ साफ बताती है कि अब इस मामले में और देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो हुआ ये कि 2 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक सीधा और साफ निर्देश दिया। निर्देश ये था कि पेन्यार नदी के मुद्दे को सुलझाने के लिए एक इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, मतलब एक विशेष जल विवाद अधिकरण बनाया जाए। और इसी एक आदेश के साथ तमिलनाडु का जो ओरिजिनल केस था वो भी खत्म हो गया। तो ये फैसला तो आ गया, लेकिन सवाल ये उठता है कि मामला यहाँ तक पहुंचा ही कैसे? आखिर इस पूरी लड़ाई की जड़ क्या है? चलिए थोड़ा सा टाइम में पीछे चलते हैं और इस विवाद की शुरुआत को समझते हैं। देखिए, ये जो मौजूदा कानूनी जंग है, इसकी आग भड़की थी साल 2018 में। हुआ ये कि तमिलनाडु कर्नाटका के कुछ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के खिलाफ सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अब सवाल है कि तमिलनाडु को दिक्कत क्या थी? असल में कर्नाटक पेन्यार नदी पर कुछ कंस्ट्रक्शंस कर रहा था, जैसे कि चेक डैम, कुछ और बांध और ऐसे स्ट्रक्चर्स जो पानी का फ्लो मोड़ सकते हैं। और तमिलनाडु को यही डर था कि इन सबसे उनके हिस्से के पानी पर असर पड़ेगा और उनके हितों को सीधा सीधा नुकसान होगा। तो तमिलनाडु ने कोर्ट में अपना पक्ष कैसे रखा? उनकी दलीलें क्या थीं? चलिए अब जरा उन मुख्य बातों पर गौर करते हैं जो तमिलनाडु ने अपनी तरफ से कहीं। ये दलीलें कानून और इतिहास दोनों का मजबूत सहारा लेकर दी गई थीं। देखिए, तमिलनाडु का जो सबसे बड़ा तर्क था वो एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत पर टिका था। उनका कहना था कि जो नदी एक से ज्यादा राज्यों से होकर बहती है वो किसी एक राज्य की निजी संपत्ति नहीं हो सकती। वो तो एक राष्ट्रीय संपत्ति है, एक नेशनल एसेट है, जिस पर किसी एक राज्य का एक्सक्लूसिव हक नहीं हो सकता। अपने केस को और मजबूत बनाने के लिए तमिलनाडु ने कई और पॉइंट्स भी रखे। पहला, उन्होंने कहा कि 1892 और 1933 के जो पुराने समझौते हैं वो आज भी पूरी तरह से वैध और बाइंडिंग हैं। दूसरा, उन्होंने ये भी साफ किया कि जब हम नदी की बात करते हैं तो उसका मतलब सिर्फ मुख्य नदी नहीं होता, बल्कि उसकी सारी सहायक नदियां जैसे कि मार्कंडिया नदी भी उसमें शामिल होती हैं। और तीसरा पॉइंट इसी से जुड़ा था कि क्योंकि मार्कंडिया नदी का कैचमेंट एरिया दोनों राज्यों में पड़ता है, इसलिए कर्नाटक अकेले ही उस पर ऐसा कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता जिससे पानी का बहाव रुक जाए। लेकिन ये फैसला रातों रात नहीं आया। इस तक पहुंचने का सफर बहुत लंबा और कहना चाहिए काफी पेचीदा रहा है। हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है उसके कई रास्तों से होकर ये मामला गुजरा है। चलिए देखते हैं कि ये सफर कैसा रहा। ये टाइमलाइन पूरी कहानी खुद बता देगी। जरा देखिए, नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु को इजाजत दी कि वो केंद्र से ट्रिब्यूनल की मांग करे। ठीक है, जनवरी 2020 में एक नेगोशिएशन कमेटी भी बन गई। यहाँ तक सब ठीक था। नवंबर 2020 में उस कमेटी ने भी कह दिया कि हाँ, ट्रिब्यूनल बनाना चाहिए। लेकिन इसके बाद मामला लटक गया। देखिए, मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट को केंद्र को 1 महीने का और टाइम देना पड़ा। फिर जुलाई 2023 में केंद्र ने बताया कि प्रपोजल कैबिनेट के फैसले का इंतजार कर रहा है। और बस इसी देरी के चलते आखिरकार फरवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट को ये आखिरी और सख्त निर्देश देना पड़ा। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो आ गया, लेकिन अब आगे क्या? मतलब इसके बाद क्या होगा? क्या अब हम मान ले कि समाधान का रास्ता खुल गया है? आगे क्या होगा ये समझने से पहले एक चीज समझना बहुत जरूरी है। ये ट्रिब्यूनल या अधिकरण होता क्या है?
तो देखिए, ये एक तरह की स्पेशल कोर्ट होती है। इसे इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट 1956 के तहत बनाया जाता है और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम होता है, राज्यों के बीच पानी से जुड़े झगड़ों को सुनना और उन पर फैसला देना। तो अब जो आगे का रास्ता है वो बिल्कुल क्लियर है। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले केंद्र सरकार इस ट्रिब्यूनल को बनाएगी। दूसरा स्टेप होगा कि इसका एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट यानी एक गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। और तीसरा और आखिरी स्टेप ये होगा कि तमिलनाडु की जो शिकायत है उसे ऑफिशियली इस ट्रिब्यूनल को सौंप दिया जाएगा ताकि वो इस पर अपना अंतिम फैसला दे सके। और ये सब कुछ हमें वापस उसी सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, क्या ये ट्रिब्यूनल दशकों से चले आ रहे इस पानी के झगड़े का एक परमानेंट सोल्यूशन निकाल पाएगा, या फिर ये भी कानूनी लड़ाई का बस एक और नया चैप्टर बनकर रह जाएगा? इसका जवाब तो खैर अब वक्त ही देगा।